हेलो। देखिए, आपका जूरिस्प्रूडेंस में नेचुरल जस्टिस बताया जा रहा था, यानी कि प्राकृतिक विचारधारा बताई जा रही थी, और उसमें आपका एप्लीकेशन बताया जा रहा था कि प्राकृतिक विचारधारा का नियम क्या है और यह कहाँ कहाँ समाहित है। ऐसी दशा में हमने ये बताया था आपका कि वर्तमान में नेचुरल जस्टिस के 3 नियम हैं। पहला हम बता चुके हैं कल, आडि अल्ट्रम परटम, दूसरे पक्षकार को भी सुनो। दूसरा मैं बता रहा था, रूल अगेंस्ट बायस या पक्षपात के विरुद्ध नियम या अभिनत के विरुद्ध नियम। अभिनत के विरुद्ध नियम में हमने 3 बातें बताई थी, फिर एक बार दोहरा रहा हूँ। पहला, कोई व्यक्ति अपने ही मामले में निर्णायक नहीं हो सकता, यानी कि कोई व्यक्ति स्वयं के मैटर में जज नहीं हो सकता। दूसरा हमने बताया था कि न्याय या जस्टिस केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि समाज में एक संदेश जाना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए कि न्याय हुआ है। इस पर हमने उदाहरण भी दिया था कि आप लोगों का कर्तव्य है कि केवल मनोज सर से पढ़िए ही न, बल्कि समाज में एक रायता भी फैलाइए, एक मैसेज भी दीजिए कि मनोज सर अच्छा पढ़ाते हैं, और जिनको पढ़ना हो वह मनोज सर से पढ़े। तीसरा हमने बताया था रूल अगेंस्ट बायस में कि न्यायाधीश को संदेह से परे होना चाहिए, यानी कि डाउटफुल नहीं होना चाहिए। जैसे कि रंजन गोगोई जी का मामला बताया गया, अब उन पर कई लोग संदेह कर रहे हैं तमाम चीज़ों को लेकर, एक महिला को लेकर, दूसरा आपका फोन टेपिंग को लेकर, तीसरा आपका राज्यसभा सदस्य बनाने को लेकर। ये सही बात है कि रंजन गोगोई साहब को राज्यसभा का मेंबर नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि ये संदेह उत्पन्न करता है कि क्या सरकार से कहीं मिली भगत तो इनकी नहीं थी। ये भी एक समस्या है। देखिए, आपका जो पक्षपात हो सकता है वह 3 प्रकार से हो सकता है, यानी कि बायस 3 प्रकार से हो सकता है। एक विषय वस्तु संबंधी बायस, यानी कि एक सब्जेक्ट मैटर संबंधी बायस। इसका मतलब ये हुआ कि जो मामला न्यायालय में आया है, अगर जज साहब या न्यायाधीश उस मामले में, उस विषय वस्तु में इंटरेस्टेड हैं, हितबद्ध हैं, तो नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि उनको वह मामला नहीं देखना चाहिए। दूसरा आपका आ गया धन संबंधी या मोनेटरी बायस। मोनेटरी बायस का मतलब ये हुआ कि अगर धन संबंधी कोई मामला है और उस मामले में जज साहब का कोई आपका इंटरेस्ट है, तो नेचुरल जस्टिस कहता है कि जज साहब को उस मामले में सुनवाई नहीं करनी चाहिए। तीसरा जो सबसे ताकतवर है नियम, वह आपका व्यक्तिगत हितबद्धता, पर्सनल बायस। जो व्यक्तिगत हितबद्धता है यह संबंधों द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि जज साहब का वह व्यक्ति पुत्र था, पुत्री था, रिलेटेड था, मित्र था, वह दुश्मन था, वह विधिक प्रतिद्वंदिता रखते थे जज साहब इत्यादि। यानी कि जो व्यक्तिगत हितबद्धता रहती है वह सबसे खतरनाक होती है। आइए 2-3 उदाहरण देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट की पहले टिप्पणी देखी जाए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए
उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लगभग 35 जज अंकल सिंड्रोम से ग्रसित हैं। अंकल सिंड्रोम का मतलब समझना है, यानी कि 35 जज ऐसे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिनके सगे संबंधी इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और चेहरा देखकर लोग फैसला देते हैं। ये शुद्ध रूप से व्यक्तिगत पक्षपात होता है और ये सही नहीं है, यानी कि आपका माने व्यक्तिगत पक्षपात होता है, इससे न्याय की हत्या होती है। तो मेरा जहाँ तक मानना है, मेरी राय है कि जिस हाई कोर्ट में कोई वकील प्रैक्टिस किया है और उस हाई कोर्ट में उसे जज बनाया गया, तो नियम ये होना चाहिए कि उस हाई कोर्ट में उसे जज न बनाकर किसी अन्य राज्य के हाई कोर्ट में उसे जज बनाना चाहिए, ताकि ये जो पर्सनल बायस है, व्यक्तिगत बायस है, इससे दूरी बनाई जा सके। तमाम आपका केस आए, लेकिन एक दो हम उदाहरण केवल बताएंगे। आपका एक वकील साहब थे, क्लाइंट का मुकदमा देख रहे थे, बाद में वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बन गए और जज बनने के बाद वह मामला उनकी ही बेंच में गया और उन्होंने अपने पूर्व क्लाइंट के फेवर में निर्णय सुनाया। ये शुद्ध रूप से बायस हुआ, क्योंकि आप उस मामले में वकील थे तो शुद्ध रूप से न्याय नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इनके निर्णय को सेटिस्फाइड कर दिया, अपास्त कर दिया। ये आपका यानी कि तमाम उदाहरण हैं। अब ये आया कि ये जो बायस हैं, ये सीआरपीसी में क्या इसको कहीं रोक लगाई गई है, यानी कि क्या इस बायस को सीआरपीसी में कहीं समाहित किया गया है कि नहीं? निश्चित रूप से कानूनों में समाहित किया गया है और सीआरपीसी की दो धारा याद रखिएगा, एक 191 और दूसरा 479। दो सेक्शन जरूर सीआरपीसी याद रखिए। फिर मैं बता दूं कौन कौन सेक्शन आपका ये माने नेचुरल जस्टिस का इस नियम को समाहित करता है। 119 और 479 देखिए क्या कहा गया है। 119 क्या कहता है? अगर किसी मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी के सेक्शन 1901C के तहत, यानी कि 190 के क्लाज 1 के उप क्लाज C के तहत सुमोटो से, यानी कि स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी आधार पर किसी अपराध का काग्निजेंस लिया है, तो मजिस्ट्रेट को नेचुरल जस्टिस का पालन करना पड़ेगा। और वह किस सेक्शन का पालन करेंगे? 191 का। मजिस्ट्रेट अभियुक्त से ये बताएंगे कि मैं आप स्वयं के ज्ञान पर या सुमोटो से काग्निजेंस या संज्ञान लिया हूँ। यदि अभियुक्त चाहें तो अपना मामला हमारे यहाँ से क्या करा सकता है? ट्रांसफर, यानी कि अंतरण करा सकता है। ये नेचुरल जस्टिस है। अब आइए 479 में भी ये सिद्धांत है। अगर किसी मामले में न्यायाधीश या जज हितबद्ध है, चाहे व्यक्तिगत हितबद्धता हो, विषय वस्तु संबंधी हो, तो 479 कहता है कि ऐसे मामलों में उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। ये 479 स्पष्ट बताता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, जहां की अपील न्यायालय की इजाज़त से
वह ऐसे मामलों को सुन सकता है। लेकिन जनरल रूल यही है कि आप इंटरेस्टेड हैं तो नेचुरल जस्टिस का पालन करिए और आप मामले की सुनवाई न करिए। आइए आपका देखा जाए नेचुरल जस्टिस का जो तीसरा नियम है, यहाँ से भी यूपी एपीओ में क्वेश्चन बन चुका है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बन चुका है। तीसरा नियम है रीजन डिसीजन। रीजन डिसीजन का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई प्राधिकारी कोई फैसला दे, कोई जजमेंट दे, कोई निर्णय दे, कोई आदेश पारित करे, तो उस आदेश को पारित करने का तर्क बताए, आधार बताए, रीजन बताए, कारण बताए। आखिर ये जो तीसरा नियम है अभी विकास की अवस्था में है, विकसित अवस्था में है। आखिर क्यों कारण दिया जाए तो लॉर्ड डेनिंग का कोटेशन याद रखना है। लॉर्ड डेनिंग महोदय ये कहते हैं कि कारण बताना अच्छे अभिशासन का मूल तत्व है, यानी कि कारण बताना अच्छे न्याय का मूल या ओरिजिनल तत्व माना जाता है। कारण से अस्पष्टता आती है, मनमानेपन का अभाव होता है और निर्णय में निखार आता है। यानी कि आप क्यों इस बिंदु पर पहुँचे, क्यों इस निष्कर्ष पर पहुँचे, उसका आप रीजन बताइए, बेस बताइए। अब ये समस्या है कि आखिर ये जो सिद्धांत हैं क्या सीआरपीसी और सीपीसी में समाहित किया गया है कि नहीं। तो पहले हम सिविल मामला उठाते हैं और सिविल मामलों में हम देखेंगे आपका सीपीसी का आदेश 20, आदेश 20 का रूल 4 देखेंगे। ध्यान से याद रखिए, सीपीसी के आदेश 20 के नियम 4 में यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि जब भी कोई सिविल न्यायालय कोई निर्णय पारित करता है तो उस निर्णय का रीजन या कारण उसे लिखना होगा। लेकिन यह एब्सोल्यूट रूल नहीं है, ला का विधि का पूर्ण नियम नहीं है। और एक न्यायालय है जिसे जजमेंट का रीजन लिखने की आवश्यकता नहीं है और वहीं प्री और इंटरव्यू में पूछा जा रहा है और गलत न हो तो कौन सा वह न्यायालय है जिसे निर्णय का कारण लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो वह न्यायालय है स्मॉल काजेज कोर्ट। स्मॉल काजेज कोर्ट यानी कि हिंदी में लघुवाद न्यायालय। लघुवाद न्यायालय उर्दू में खफीफा न्यायालय कहा जाता है। उर्दू में इसे क्या कहा जाता है, खफीफा न्यायालय। हिंदी में लघुवाद न्यायालय। फिर एक बार देखिए, इसको कई बार इंटरव्यू में आया है। लघुवाद न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का रीजन लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका सिविल मामलों में हम आए। अब क्या ये बात क्रिमिनल मामलों में, यानी कि क्या ये बात आपराधिक मामलों में लागू होती है कि नहीं। क्रिमिनल मामलों में हम देखेंगे सीआरपीसी को और सीआरपीसी का सेक्शन 354। 354 का क्लाज 3 हम देखेंगे, 354 का क्लाज 4 देखेंगे। 2 क्लास देखना है आपको। जहाँ तक आपराधिक मामलों की बात है, आपराधिक मामलों में सीआरपीसी का सेक्शन 354 इस बिंदु को बताता है। अब देखिए इस बिंदु को कैसे बताता है, ध्यान में रखिए।
सीआरपीसी के सेक्शन 354 के क्लाज 3 में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि न्यायालय किसी अभियुक्त को डेथ सेंटेंस देता है, मृत्यु दंड देता है, तो ऐसी दशा में स्पेशल रीजन या विशेष कारण लिखना होगा। कैसा कारण? विशेष कारण। अगर अन्य दंड दिया जाता है तो 354 का क्लाज 4 काम करेगा और रीजन लिखना है, स्पेशल रीजन लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक बार देखिए, काफी महत्वपूर्ण है कंपटीशन के लिए। अगर कोई आपराधिक न्यायालय मृत्युदंड देता है तो विशेष कारण लिखे 354 के क्लाज 3 में, और अन्य दंड देता है तो केवल क्या लिखे? रीजन या कारण लिखे 354 के किस क्लाज में? 4 में। लेकिन जैसे ही लेकिन लगता है या बट या परंतु या प्रोविजो आ जाता है, ये मानकर चलिए कि कुछ न कुछ समस्या आ गई। जैसे कि एक दिन मैं उदाहरण बताया था, फिर मैं उदाहरण बता दूं, लेकिन पर तब चला जाए। जैसे कि एक लड़का सरकारी नौकरी पा लिया और देखनुहार यानी कि लड़की पक्ष के लोग उसे देखने पहुंच जाते हैं और आपका देखकर आते हैं। तब तक गांव के 2-4 लोग रोड पर बाहर मिल जाते हैं और पूछते हैं कि कहाँ गए थे। तो लड़की वाले बता रहे हैं कि इस लड़के को देखने गए थे, शादी करना है। तो पहले तो लड़के की खूब बड़ाई करेंगे कि लड़का लाखों में एक है, बहुत सुंदर है, सरकारी नौकरी भी पा लिया है, लेकिन बस रात में एक गिलास में एक ढक्कन डालता है, यानी कि बोतल पूरी नहीं डालता शराब की, एक ढक्कन डालता है, पी के मस्त हो जाता है। आईपीसी की धारा 85 और 86 वाला हो जाता है, यानी कि कभी जबरदस्ती मित्र पिला देते हैं और कभी क्या कर लेता है, स्वेच्छा से। कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी बिटिया आ जाएगी तो बेलना और चिमटा से मार मार कर इनका 1 बूंद या 2 बूंद जो है वो भी सुधरवा देगी। यानी कि जैसे ही लेकिन लोग लगाए तो देखनुहार क्या हुए? भाग लिए। तो वैसे ही आपका सीआरपीसी के 354 के क्लाज आपका कह सकते हैं कि 4 में लेकिन लगाना है, और यही लेकिन यूपीजे और एपीओ में बार बार पूछा जा रहा है। मॉडल बना दिया जाए कि कब आपराधिक मामलों में निर्णय का कारण देने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका 2 कंडीशन है जहां की निर्णय का रीजन देने की आवश्यकता नहीं है, और वहीं जो 2 आपका बताया जा रहा है, दोनों ऑप्शन तैयार करके जाइएगा। पहला है जब न्यायालय के उठने तक के लिए दंड दिया गया हो, यानी कि कब तक के लिए दंड दिया गया हो, यानी कि जब तक न्यायिक कार्रवाई चल रही है यहीं आप खड़े रहिए, यहीं आपके लिए दंड है, तब रीजन लिखने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, जब मामले का समरी ट्रायल हुआ हो, संक्षिप्त विचारण हुआ हो और दंड 3 मास या 3 मास से कम का दिया गया हो, तो ऐसी दशा में रीजन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर एक बार हम बता रहे हैं क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। 2 कंडीशन ऐसी हैं जहां की रीजन लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहला, जब दंड कब तक के लिए दिया गया हो, न्यायालय के उठने तक के लिए, और दूसरा, जब किसी मामले में समरी ट्रायल हुआ हो और न्यायालय ने दंड
3 मास या उससे क्या दिया हो कम, तो कारण लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब एक दो एक्स्ट्रा आपका क्वेश्चन बताया जाए। एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं डीएम का। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वह रिवॉल्वर के लाइसेंस पाने के लिए डीएम के पास एप्लीकेशन दिया और डीएम ने उसके एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया, यानी कि लाइसेंस देने से डिनाई कर दिया। तो कानून ये कहता है कि आप डिनाई क्यों किए हैं, कम से कम डीएम साहब क्या लिख दे कारण। अगर डीएम साहब कारण नहीं लिखते तो लोग उच्च न्यायालय चले जाते हैं लाइसेंस के लिए, यानी कि डीएम साहब को क्या लिखना पड़ेगा, रीजन कि आप क्यों इनकार कर रहे हैं। दूसरा अयोध्या का मामला हम देख सकते हैं। अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो विभाजित जमीन है वह रामलला विराजमान को दी जाए। क्यों दी जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट का रीजन लिखा कि नहीं लिखा, और ये बताया सुप्रीम कोर्ट निर्णय देते समय कि हम आस्था और विश्वास पर कार्य नहीं करते, फैक्ट पर कार्य करते हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा कि हम आस्था विश्वास पर कार्य नहीं करेंगे, जो वास्तविकता है उस पर कार्य करेंगे, तो दोनों पक्षकार माने हिंदू पक्षकारों की आपकी सांसें रुक गई थी कि कहीं सुप्रीम कोर्ट दूसरा न दे दे निर्णय। लेकिन बाद में जो मुख्य आधार या कारण निर्णय का बना वह खुदाई में प्राप्त वस्तुएं बनी, यानी कि जो उसके नीचे खुदाई हुई, जो वस्तुएं प्राप्त हुई, उसी के आधार पर जजमेंट दिया गया। तो कारण सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा। इस प्रकार आपका एक दो और न्यायालय हैं जिनको कि आपका एक दो और मामले हैं जहां रीजन देने की आवश्यकता नहीं है। अपील और पुनरीक्षण, यानी कि अपील और रिवीजन को अगर सरसरी तौर पे संक्षिप्त रूप से समरी रूप से डिसमिस किया जाए, खारिज किया जाए। फिर एक लाइन देखिए, यदि न्यायालय अपील को और या रिवीजन को संक्षेपतः खारिज करता है, समरी रूप से डिसमिस कर देता है, तो ऐसी दशा में उस आदेश का रीजन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए, ये तो नेचुरल जस्टिस के जो वर्तमान में 3 नियम थे भारत में जोड़ते हुए आपको बता दिया गया। अब आइए हम देखते हैं आपका भारत में प्राकृतिक विधि के इतिहास के बारे में। दूसरे एंगल पर आइए, आज नेचुरल स्कूल के प्रावधान खत्म भी करने हैं ताकि कल से हिस्टोरिकल स्कूल को शुरू किया जाए। देखिए, प्राचीन काल में भारत में यह माना जाता था कि विधि का निर्माण ईश्वर ने किया है और विधि सभी पर समान रूप से लागू होती है, चाहे वह राजा हो या प्रजा हो। अतः प्राचीन काल में नेचुरल जस्टिस के विद्वानों का मत सही है। आपका वेद हुआ, श्रुति हुआ, स्मृति हुआ, ये ईश्वर की देन है, ये माना जाता था। अंग्रेजों के शासन काल में जहाँ जहाँ अंग्रेज कानून बनाए वहाँ वहाँ कानून से शासित होता था मामला, लेकिन जिन विषयों पर कानून नहीं था, अंग्रेजी न्यायालयों को ये हक था कि वह आपका क्या करे, जस्टिस के आधार पर, यानी कि न्याय के आधार पर, गुड कंसेंस के आधार पर, शुद्ध अंतःकरण के आधार पर, इक्विटी के आधार पर, अर्थात साम्य के आधार पर, नेचुरल जस्टिस के आधार पर, अर्थात प्राकृतिक न्याय के आधार पर निर्णय सुना सके। भारत आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन के
आर्टिकल 14 में मुख्य रूप से जो इक्वलिटी का राइट है, समता का अधिकार है, ये मुख्य रूप से नेचुरल जस्टिस पर ही आधारित हैं। यानी कि नेचुरल जस्टिस ये शुद्ध रूप से नेचुरल जस्टिस पर ही आधारित हैं। और आर्टिकल 14 में जो इक्वलिटी का राइट है उसी में शुद्ध रूप से नेचुरल जस्टिस को क्या किया गया है, समाहित। अब भारत में आपको केस देखने हैं और उस केस में क्या क्या कहा गया, यही बातें बची हैं। पहला हम केस उठाते हैं DS यादव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। DS यादव बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने, ये बिहार में एडी लॉ में पूछा गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बिहार में ये सब आए हैं, ध्यान से समझिए। आपका इस केस में ये कहा गया कि नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि 14 में समाहित हैं, वेस्टेड हैं, निहित हैं। फिर आपका आया मेनका गांधी का वाद आया और मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक न्याय मानवीयता का एक बड़ा सिद्धांत है जो विधि में फेयरनेस यानी कि रिजुता लाने का काम करता है और न्याय को आगे बढ़ाने का काम करता है। यानी कि दूसरा आपका कौन सा केस पढ़ेंगे, मेनका गांधी। फिर आपका EP रोयप्पा का केस आया, EP रोयप्पा वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस आया और इस केस में जस्टिस PN भगवती ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि मनमानापन और समता एक दूसरे के शत्रु हैं। जहां किसी व्यक्ति का कार्य मनमाना होगा वहां समता का हर हाल में उल्लंघन होगा। यानी कि मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण हमें प्रदान किया गया किस केस में, EP रोयप्पा। तत्पश्चात उच्चतम न्यायालय के समक्ष तमाम केस आए, 2-3 केस और हम बता रहे हैं, ज़्यादा नहीं। नरगिस मिर्जा का केस आया, उसको देख सकते हैं। नरगिस मिर्जा का जो अति महत्वपूर्ण आया वह आपका और केस आया, रुदल शाह का केस आया। केस की झड़ी है जो ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा जाता है। नरगिस मिर्जा, रुदल शाह का केस आया, ये भी ने। फिर भीम सिंह का केस आया, भीम सिंह इत्यादि का केस आया। और सबसे महत्वपूर्ण है AK क्रैपक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये हम बता रहे हैं। ये पिछली बार बिहार में एडी लॉ में पूछा गया था, इसको लिख लीजिए अलग से। AK क्रैपक वर्सेज भारत संघ का वाद। AK क्रैपक, देखिए होता क्या है इस केस में, तथ्य भी थोड़ा लास्ट में जानना है। इस केस में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वैकेंसी निकली और इंटरव्यू बोर्ड बना। इंटरव्यू बोर्ड में 3 लोग थे, 3 लोग समिति में, चयन समिति कहिए, सेलेक्ट कमेटी। उन 3 लोगों में एक जो था वह इसका फॉर्म भी डाला था। तो जब इंटरव्यू बोर्ड बैठा तो वह व्यक्ति इंटरव्यू नहीं लिया, माने अन्य, जब उसका माने आपका इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर था, अन्य लोगों का इंटरव्यू तो लिया लेकिन अपने इंटरव्यू में 2 लोग बैठे और इसका इंटरव्यू ले लिए। संघ लोक सेवा आयोग ने इसका चयन कर लिया।
तो जो एक एक क्रैपक दूसरा आदमी था जो नहीं हुआ था, वह चला गया सुप्रीम कोर्ट और कहा कि हजूर ये तो शुद्ध रूप से नेचुरल जस्टिस का क्या है वायलेशन। यहीं आपका यानी कि यहीं जज और यहीं मेंबर और यहीं फैसला कर दिए यहीं लोग, ये तो शुद्ध रूप से बायस हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपका नियुक्ति को रद्द किया और अच्छे से सिद्धांत प्रतिपादित किया कि नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत यही आपका बिहार जे में आया था, न्यायिक कार्यवाहियों में भी लागू होता है, यानी कि जुडिशियल, अर्ध न्यायिक कार्यवाही में भी लागू होता है, यानी कि क्वासी जुडिशियल, तथा एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यवाही यानी कि प्रशासनिक कार्यवाही में भी लागू होता है। तो बिहार ने बनाया कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत लागू होता है, न्यायिक कार्यवाही, अर्ध न्यायिक कार्यवाही, प्रशासनिक, उपर्युक्त सभी। तो बिहार का मॉडल है तो क्या मार कर आएंगे, उपर्युक्त सभी। किस केस में ये कहा गया, एक क्रैपक के केस में, बहुत महत्वपूर्ण केस है। इस प्रकार आपका नेचुरल जो स्कूल था अब जाके समाप्त हुआ और कल से आपका हिस्टोरिकल स्कूल शुरू किया जाएगा। धन्यवाद।